नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंघल, सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश बृजमोहन भसीन आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। माफ़ी मांगते हुए कि थोड़े अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज एक ज्वलंत विषय पर जो है चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। विषय का शीर्षक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 2 मिनट लेना चाहूँगा। हम जो भी बात करते हैं वो वर्तमान की करते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसे होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक बड़ा दीर्घकालीन जो है विषय दिया है, विषय कह लीजिए या जो भी आप उसे कहना चाहें, 2047 का विकसित भारत, जिसके अंत अभी जो है 21 साल का समय जो उन्होंने हमसे मांगा है। तो इसी विषय पर हम डॉक्टर साहब से आज जो है चर्चा करना चाहेंगे कि क्या ये संभव है, क्या हम इस समय कहाँ खड़े हैं और आने वाले समय में हम कहाँ खड़े होंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश भसीन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने सुना कि आज का हमारा शीर्षक है 2047 का विकसित भारत। अभी हम अपने देश को जो है किस श्रेणी में रखते हैं? बहुत आपने सही बात कही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी एक विकसित भारत का सपना ही नहीं, संकल्प लिया है। यदि आपको याद हो, लाल किले से भी उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास में कहा था कि 2047 शायद इसको उन्होंने अमृतकाल का नाम दिया है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी, जी, अमृतकाल। जब आप विकासशील से विकसित की तरफ जाएंगे तो इससे बड़ा अमृतकाल किसी देश के लिए क्या हो सकता है। अर्थात आप ये मान रहे हैं कि हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं? बिल्कुल है, मैं नहीं मान रहा। ये तो आपके आंकड़े कहते हैं। पूरा विश्व का जो डेटा है वो डिसाइड करता है कि लेकिन अगर हम जो है नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें जी, तो हम भुखमरी की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर हम विकासशील कैसे हुए? ये तो आंकड़ा ही आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम यदि मुफ्त राशन दे रहे हैं जी, हंगर इंडेक्स को मैं एक तरफ भी छोड़ दूं, जी, अपने देश की स्थिति देखता हूं, जी, यदि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है जी, और मैं समझता हूं हंगर इंडेक्स में शायद भारत 90 और 100 के बीच में कहीं होना चाहिए, मेरी मेमोरी ये कह रही है। अभी हम जो है 123 देशों में से 102वें नंबर पर। मैंने कहा हाँ, 90 100 102 के करीब, तो बहुत पुअर कंडीशन है, इसको आप अच्छी नहीं कह सकते। दूसरा एक मानव विकास सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जी, उसमें भी हम लोग जो है 130वें नंबर पर है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है आपके जो देश के नागरिक हैं जी, उनको किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, जी, किस प्रकार की चिकित्सा मिल रही है, जी, उनका विकास कैसा हो रहा है। जी। आपने कौन सा नंबर बताया मुझे विश्व इंडेक्स में? 130वें नंबर पर है। 130वें नंबर पर। जी, तो 130वें नंबर पर होना, तो मैं यदि मां सरस्वती के साथ जस्टिफिकेशन करूं तो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखना एक नासमझ होगी, हमारी इमेच्योरिटी होगी। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं। मतलब आप सीधे सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ये एक लोक लुभावन वादा है। लोक लुभावन वादा कह दूं, असंभव वादा कह दूं, जो संभव हो ही नहीं सकता वो मैं वादा कह दूं, यथार्थ की धरातल पर आकर एक निष्पक्ष शिक्षक की भाषा में कह दूं, संभव ही नहीं। आप अपनी वर्तमान स्थिति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को आप बताएं, विकासशील की क्या परिभाषा है और विकसित की क्या परिभाषा है? अब जो आपने इंडेक्स रखा है, मैं 2 ही इंडेक्स ले लेता हूं, आपके इंडेक्स से शुरुआत करूंगा जी। एक तो था इंटरनेशनल हंगरी इंडेक्स, जी हाँ, और दूसरा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में आपने कहा 102वीं पोजीशन है, जी हाँ। ह्यूमन डेवलपमेंट में आप कहते थे 123 130 130 नंबर पर। आप क्या अपने आप को डेवलप कहेंगे? डेवलप का मतलब है कम से कम आप 20 में आ जाए, टॉप 20 में यदि होंगे तो आप डेवलप कहलाएंगे। चलिए 5 का मार्जिन और रख दीजिए, आप 25 में होंगे तो डेवलप कहलाएंगे। आपके आंकड़े स्वतः स्पष्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से हम अभी विकासशील भी नहीं है? नहीं, विकासशील है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि विकासशील नहीं है, ठीक है, विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखें, हाँ, तो
तो कौन कौन से पैमाने जो हैं जिन पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हम उन पैमानों पर, जैसे मैं शिक्षा की बात करूं या इलाज की बात करूं या उच्च रहन सहन की बात करूं जी, तो आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे कारक हैं कि जिन पर आप जो है लोगों हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा में हम इस समय यहाँ पर हैं और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं जी, तो सही मायने में हम अपने आप को विकसित कह पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न आपने रखा है, तो कृपया मुझे थोड़ा समय देने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहला मापदंड यह है कि आपके देश की जनता किन परिस्थितियों में रह रही है। यदि मेरी बात सत्य है, चूंकि आप दिल्ली से आते हैं जी, दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी रेलवे के किनारे देखी जाती हैं या ओवरऑल में स्लम्स की बात करो, भारत की लगभग 20% जनता अभी भी ऐसे स्लम्स में रह रही है जहां शायद शौचालय की वो तो व्यवस्था देखिए आपने जब बोला कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो नहीं, वो एक अलग बात होगी। नहीं, फिर भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कहाँ रहते होंगे, उनका जीवन स्तर कैसा होगा। अब जो आपने मुझसे ये मैं कंटिन्यू कर दूं, फिर आप जो मेरे से प्रश्न पूछा जी है। जी जब आपकी 20% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, जी जहां हर व्यक्ति मजदूरी करके ही काम चलाता है, तो उस देश में आपको विकसित राष्ट्र बनने में कितनी मेहनत करनी तो पड़ेगी। क्या आपके हिसाब से हम बन ही नहीं पाएंगे या जो 21 साल का समय दिया गया है हमारे नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरी जी बात मेरी सुन लीजिए। जी, आपने मुझे 2-3 बिंदु दिए हैं, जी, मैं जी, आ रहा हूं। जी अब दूसरी बात आती है शिक्षा की। जी निश्चित रूप से आपके राष्ट्रीय डेटा ये कहते हैं कि यदि 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 73 12th तक नहीं पहुंचते, कारण ड्रॉप आउट आप पहले ही हो जाता दर्शकों है। को कारण बताना चाहेंगे? कारण यह है कि एक तो ग्रामीण परिवेश, जी माता पिता मजदूरी करते हैं, ठीक है। उनमें इतना जागरण नहीं है, इतनी जागृति नहीं है कि वो ये चाहें कि उनके बच्चे सही शिक्षा लें ताकि वो तो अपनी जिंदगी सुधार सकें। दूसरी बात आती है मजबूरी, गरीबी। वो भी क्या करें? यदि घर में पेट पालना है और 3-4 बच्चे हैं तो हर बच्चे को काम पे लगाना होगा। लेकिन हमारी सरकारों द्वारा जो है मुफ्त वर्दी, मुफ्त कापी किताबें, मुफ्त भोजन, फीस माफ, सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो फिर इसमें गरीबी कहाँ आ गई? मूल सुविधा ये होती है राजीव जी जी कि आपके यहाँ कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं और वो किस स्तर के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके यहाँ लगभग 1 लाख सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 10 लाख स्कूल होंगे, मैं मानता हूं लगभग 10 में से 1 लाख एक शिक्षक के भरोसे हैं। वही पहली कक्षा, वही दूसरी, वही तीसरी, वही चौथी और वही 5वीं पढ़ाएगा। तो आप किस क्या तरह? ये संभव है? संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव किया जा रहा है और विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। आज मैं सुन रहा था, ईमानदारी से कह रहा हूं, आज ही टीवी में आईएएस की कितनी वैकेंसी वेकेंट है, आईएफएस की कितनी वैकेंसी वेकेंट है, टीचर की मैंने आपको बता दी। आप रोशनी डालिए इस पर, हमारे दर्शकों को बताइए, वो जानना चाहेंगे कि मतलब इस समय आईएएस का या आईएफएस का यदि क्या आईएएस की पोजीशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोजीशन लगभग 1000 पद खाली हो, लगभग 8000 या 7000 के करीब आईएएस इसमें हम सरकार की कमी बताएंगे या हमारे यहाँ काबिलियत की कमी है? काबिलियत की कमी आपके यहाँ नहीं है। जब आपका वैज्ञानिक फॉरेन में जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित करता है, चूंकि वह साधन है, तो वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन जाता है। तो हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है और हमारा उस तरफ प्रयास नहीं है। पद खाली पड़े हैं, कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। और ये मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं, यदि एक ही टीचर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के लिए होगा जी तो 73% ड्रॉप आउट होगा या नहीं होगा, आप खुद ही बताइए। ठीक है। और जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। यूपी की मैं कल देख रहा था, आजमगढ़ एक जगह है, हाँ जी। वहां 36 सालों से, काफी बड़ा शहर है, 36 सालों से स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं है। 36 ईयर 36 से। सालों से। जी हाँ, ये बच्चे अब अल्फा जनरेशन जब सड़क पे उतर के आई तब ये चीज सामने आई है। कितने हम शिक्षा के प्रति चिंतित हैं। हायर एजुकेशन जब मैं बात कर दूं, विकसित देश का मतलब होता है आपके देश की कम से कम 5 या 10, कम से कम 5 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में तो हो। और आपकी कंडीशन ये है, अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम ये खड़े हैं कि हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं है।
टॉप 100 में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। टॉप 200 में 3 आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, और जो यूनिवर्सिटी आती है वो 300 से 350 के बीच में आती है। यानी जब विश्व में आपकी कोई यूनिवर्सिटी 300 में नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी जिसके सपने देखने के लिए पूरा परिवार लग जाता है दांव पर, उनकी पोजीशन टॉप 100 में नहीं 200 में। फिर ये बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें, लाल किले पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण, क्यों? हमारे देश की जनता में वो देशभक्ति का जज्बा नहीं है। देशभक्ति का जज्बा यही नहीं होता कि मैं 15 अगस्त को तिरंगा फहरा लूं अपने घर पे और सैल्यूट मार दूं और अपना डीपी बदल दूं। देशभक्ति का मतलब यह है जहां कहीं कोई चीज गलत लगे उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। तो ये जो एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, हर घर तिरंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। ठीक है। देशभक्ति का ये एक प्रारूप हो सकता है, लेकिन उसका असली अर्थ जो है वो समझाइए। उसका असली अर्थ ये है, देश के हर घर तिरंगे का मतलब ये है कि देश का हर घर का बच्चा शिक्षित होना चाहिए और देश के हर घर में चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी चिकित्सालय में वो एक अच्छा। चिकित्सा से मुझे याद आया कि चिकित्सा के बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि चिकित्सा में हम कहाँ खड़े हैं। चिकित्सा में हम कहाँ खड़े हैं? यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं आपको बात बता दूं, हमारे यहाँ मैक्स हो सकता है, कैडिला के हॉस्पिटल हो सकते हैं, रैनबैक्सी के हो सकते हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। अहमदाबाद इज ए वेरी गुड मेडिकल सेंटर, वहां सीम्स है, स्टर्लिंग है और दूसरे कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। यदि आपको एंजियोप्लास्टी करवानी है, एंजियोप्लास्टी का मतलब मैं कह रहा हूं एक स्टेंट डलवाना है, आप 3 से 3.5 लाख का खर्चा मान लीजिए। अब एक गरीब जिसके ब्लॉकेज हो गया वो क्या करेगा? कहां से लाएगा 3 से 3.5 लाख रुपए? मैं एक मिनट माफी चाहूंगा जी, बताएं। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लोक लुभावने नारे होते हैं ना, हाँ जी, कि आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री है, ये मैंने ही अपने परिवार में स्थिति देखी थी। नवंबर माह, दिसंबर माह में अजमेर में मेरी बहन रहती है जी। संयोग से मेरे जीजा जी बीमार हो गए थे, उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से लगभग मैं कहूं तो 74-75। मतलब वो जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी स्कीम निकाली गई है वो उस दायरे में आते हैं, वही मैं बता रहा हूं जी। लेकिन वो उनका खर्चा जो आया था 4 लाख के करीब आया था, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। यदि आप शल्य चिकित्सा आप समझ गए, यदि आप ऑपरेशन करवाएंगे तभी आपको इस प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मतलब उसमें भी नियम एवं शर्तें लागू हैं। ऐसे शर्तें लागू हैं कि वो लगभग 35 दिन तक हॉस्पिटल में रहे थे। डेली उनकी किडनी वॉश होती थी, बहुत भयानक स्थिति थे, परमात्मा ने उनको निकाला था और हम प्रसन्न हैं। लेकिन मैं परिवार का उदाहरण दे रहा हूं, यदि 5 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया, ऑपरेशन चूंकि आपका नहीं हुआ इसलिए आपको रिम्बर्समेंट नहीं होगा, क्या ये तर्कसंगत है? आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति, क्या ये चिकित्सा की स्थिति संतोषप्रद है? क्या आपको लगता है 2047 तक हम हर देश के गरीब को चिकित्सा उपलब्ध करवा पाएंगे नारों के आधार पर? नहीं, यही जानने के लिए आज हम आपके साथ, मैं समझता हूं ये एक उदाहरण सफिशिएंट होगा आपको और दर्शकों को जानने के लिए। और एक ये होता है उच्च व्यक्ति, माफी चाहूंगा, उच्च प्रति व्यक्ति आय जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको, उच्च प्रति व्यक्ति आय थोड़ा आप स्पष्ट कर दें तो मैं मतलब देश में बहुत ज्यादा अमीर कितने हैं? हाँ, मतलब जो हम एक प्रति व्यक्ति अगर हम एक आय की एवरेज लगाएं, एक रेशो लगाएं, औसत लगाएं, तो हम पर कैपिटा इनकम मैं बता रहा हूं, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम आप पूछना चाह रहे हैं, और मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं लगभग इस समय गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार पर कैपिटा इनकम मींस एक व्यक्ति पर ईयर 2 लाख से 2,20,000 के बीच में कमाता है। अब 2 लाख से 2,20,000 कितना हो गया? आप मंथली निकाल लीजिए, 20,000 रुपया भी नहीं हुआ, 16 या 17,000 जी हाँ जी। तो 16 या 17,000 रुपया एवरेज है हमारे यहाँ। और देखा जाए तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, शायद 50% पॉपुलेशन ऐसी होगी, मैं आपसे कह रहा हूं 50%, जो शायद महीने का 10,000 भी नहीं कमा रही होगी। कड़वा सकते हैं लेकिन सत्य है। ये आंकड़ा भी झूठा है। मैं झूठा नहीं कह रहा,
लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैच तो जरूर हो रहा है। तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। और तकनीक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तकनीक के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं, कहाँ अपने आप को पाते हैं इस समय? टेक्निक के क्षेत्र में मैं समझता हूं भारत ने बहुत ज्यादा विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हम अपने आप को विकसित कह सकते हैं, पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में? विकसित तो नहीं कह सकते, मतलब सच्चे तौर पर हम एक अच्छे विकासशील राष्ट्र हैं तकनीकी के क्षेत्र में। सच्चे शब्दों में हम इसको जो है तकनीकी क्षेत्र में हम अपने आप को विकासशील कह सकते हैं। अच्छा विकास कर रहे हैं हम। हमने 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, 1975 में आर्यभट्ट भेजा था, उसके बाद अनेक रॉकेट या अनेक यान हमने अंतरिक्ष में भेजे। परमाणु विस्फोट भी उसके बाद हुए। अटल जी ने 1999 में परमाणु विस्फोट किया था। तो हमने अभी आपसे लेकिन फिर मेरी बात सुनिए, यदि आप मुझसे पूछें, आजकल का जमाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अभी लगभग 20 राष्ट्रों से दूर खड़े हुए हैं। यानी, और मैं इसको स्पष्ट कह दूं, 20 वर्ष पीछे हैं। जहां चाइना पहुंच गया, जहां साउथ कोरिया पहुंच गया, जहां अमेरिका पहुंच गया, जहां यूएसए पहुंच गया, हम 20 साल एआई में पीछे हैं। ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। तो आपके हिसाब से जो हमने ये सभी क्षेत्रों के बारे में बात करी, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के बारे में जी, टेक्निक के बारे में, या जो है उच्च रहन सहन जैसा भी है लोगों का, उसके बारे में जी, तो आप इसको अगर इसका एक कंक्लूजन निकालें तो किस क्षेत्र में आप कहते हैं कि हम आज विकासशील हैं, और किस क्षेत्र में हम विकसित हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भारत के हर व्यक्ति में वो क्षमता है कि वो विश्व के किसी भी नागरिक से किसी भी क्षेत्र में कॉम्पीट कर सकता है। अवसर नहीं मिल पाते हैं। मैंने आपसे कहा, जब कोई विद्यार्थी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करने फॉरेन में जाता है, वो एक्सीलेंट पेपर पब्लिश करता है। हरगोविंद खुराना जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया। हरगोविंद खुराना जी यहां नहीं रहे थे, उनको भी नौकरी में प्रॉब्लम आई थी, ये हकीकत है। लेकिन सरकार ने जैसे हमसे 26 साल का समय मांगा है हमारी जनता से, तो क्या 26 साल में भी ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा? कोई संभावना नहीं है। यदि आप वैकेंसीज भरेंगे नहीं, आईएएस की वैकेंसी खाली होगी, ये मेरे लिए आज बहुत आश्चर्य का विषय था। आईपीएस की वैकेंसी खाली होगी, मिलिट्री में वैकेंसी खाली होगी, ये बहुत आश्चर्य का विषय। तो आपने बताया कि यदि हम इसी गति से चलते रहे, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मैं राजनीति लाना नहीं चाह रहा हूं, हम अभी इसमें उलझे हुए हैं। राजनीति पर मुझे ध्यान आया, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। सरकारें बार बार उदाहरण देती हैं कि जो विभाजन है ये गलत हुआ है, या विभाजन नहीं होना चाहिए था। किसका विभाजन हुआ है? देश का विभाजन। अच्छा, 1947 की बात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा बोलती है। क्या बोलती है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलती है? विभाजन के लिए, कि जी विभाजन जो है वो फला जो है नेता की सोच थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी का भी नाम। हाँ, नेहरू जी ने विभाजन करवा दिया, गांधी जी ने विभाजन करवा दिया, ये मैं सुनता हूँ। स्पष्ट शब्दों में आपने बोल दिया। आज आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो शायद मुझे एक मंच दे रहा है एक सत्य, ट्रुथ एनालिसिस प्रस्तुत करने के लिए। विभाजन की पीड़ा बहुत गहरी पीड़ा थी। मैं भी उसी परिवार, पंजाबी परिवार से आता हूं। 1947 में मेरी माताजी गुजरांवाला से और पिताजी केमलपुर रावलपिंडी से आए थे, खाली हाथ आए थे। और मेरे माता पिता ने कई लोग, कितने लोग पंजाब और सिंध से सब कुछ छोड़ के यहाँ आए थे। देखिए, उसमें कुछ जनता जो है दूसरी तरफ चली गई, कुछ इस तरफ रह गई जी। तो उसको विभाजन को किस तरह से देखते हैं आप? विभाजन देश का पीड़ा कारक होता है। अखंड भूमि हमारा प्राइड होती है, अभिमान होती है। लेकिन मैं एक बात आज तर्क संगत कहना चाहता हूं, और कृपया मुझे आप देशद्रोही कहें, आप कहें नहीं, दर्शक कह सकते हैं। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, अभी हमने 14 अगस्त, आप समाज को आईना दिखाते हैं। अब सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो आपको किस नाम से, तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे राष्ट्रद्रोही का तमगा भी मिल, क्योंकि मैं केवल आपको एक ही नाम दूंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं। आप जनता को सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वो एक शिक्षक, चूंकि एक शिक्षक हूं, ये मेरा कर्तव्य है। बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे माता पिता वहां बहुत फल फूल रहे थे, अचानक सब कुछ छोड़ के, शायद एक ट्रंक भी लेके साथ में आए होंगे। मेरे पिताजी सोना गोल्ड जरूर लाए थे, मुझे याद है, और कुछ नहीं था हमारे पास, मतलब मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं जब आज एक शिक्षक होने के नाते
जरा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जरूर जरूर। अब बीच में मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। जरूर, मैं दर्शकों से भी यही चाहूंगा कि वो ध्यान से सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूं। हमारे देश की जनसंख्या 146 करोड़ है, आप मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल 146 करोड़ है। भारत का यदि विभाजन बहुत दुखद था, पीड़ाकारक था। 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका मनाना चाहिए, लेकिन जरा आंकड़े सुन लीजिए। आपके देश की जनसंख्या 146 करोड़ है। जी हाँ। मैंने आपसे कहा आपकी 20% जनता स्लम में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में, जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं। लगभग 30 करोड़ हो गए। आपके देश के अब आप देख लीजिए 73% बच्चे 12वीं तक एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जब आपके देश की जनसंख्या 146 करोड़। अब मैं आपको यथार्थ के धरातल पर आता हूं। यदि इस देश का विभाजन नहीं होता तो आज पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और बांग्लादेश की 18 करोड़ है। 24 और 18 को आप जोड़ लीजिए, 42 करोड़। 42 करोड़। अब 45 करोड़ में लगभग आप 42 करोड़ मिला लीजिए, 46 में जोड़ देते हैं तो लगभग 188 करोड़ हो गई। 188 करोड़ हो गई। क्या आप 188 करोड़ जनता को मैनेज कर सकते? जो आप देश की अभी स्थिति देख रहे हैं कि 1 लाख स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और हर दिन ये समाचार आता है इस होटल में आग लग गई, यहां भगदड़ मच गई, इस मंदिर में भगदड़ मच गई। कल भी कलकत्ता एक होटल में आग लगी। आज लगी है, आज ही लगी है जी। और परसों सोमवार को भी लगी थी। और अभी 1-2 दिन पहले जो है बिहार में किसी मंदिर में भगदड़ भी हुई। वही मैं परसों के बता रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल वो भगदड़ मची थी वहां मंदिर में, शिव मंदिर में। सोमवार का दिन था, श्रावण का सोमवार था। लोग क्या आप 188 करोड़ की जनता को मैनेज कर सकते थे? अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। हमारे देश के अधिकांश लोग ये कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि मुस्लिम हैं। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ऐसे नारे मिलते हैं। अभी आपके देश में मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी? 20 करोड़, 22 करोड़, बहुत मार्जिन के साथ कह रहा लगभग। अब आप प्रतिशत निकालें तो वो 17 या 18% आएगी। बिल्कुल ठीक है। और यदि आप इसमें ये 42 करोड़ जोड़ दें, 42 में आप 18 करोड़ जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 60 करोड़। 60 करोड़ हो गए। यदि 188 में से 60 करोड़ मुस्लिम होते, 20-33%, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? नहीं, लेकिन ये संदेश तो हमारी सरकारों द्वारा ही फैलाया गया है ना? क्या कि भाई पाकिस्तान से हम जो सुरक्षित नहीं है, वो हम पर बुरी नजर रखता है, या वो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। आतंकी नहीं नहीं नहीं, आप क्या आप समाचार सुनते हैं? हम अपने देश के मुस्लिमों से सुरक्षित नहीं है, हमें थ्रेट है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरे मुस्लिम हैं, यदि वो देश का विभाजन नहीं होता इतने हो जाते और 33% होते, और मैंने अभी आपको गिन के बताया 60 करोड़ मुस्लिम आपके देश में होते, तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? तो यथार्थ के धरातल पर इन बिंदुओं पर क्या कभी आपने सोचा? तो यदि मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आप जी। एक सजग जो है नागरिक जी। है, क्या ये अगर आपको लगता है कि मुस्लिम हमारे लिए कहीं से जो है खतरा है? बिल्कुल नहीं। आप अपने घर को देखिए साहब, 80% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम होंगे अधिक। नहीं, संख्या बल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं धर्म वाली बात कर रहा हूँ कि क्या वाकई में हम लोग जो है मुस्लिमों से खतरे में हैं? बिल्कुल नहीं है। फिर कौन कहता है खतरे में? इसका मतलब ये सरकारों ने ही बिल्कुल ये तथाकथित नारे हैं जनता को बांटने के, वोट लेने के, वोट ना रहे, कोई खतरा नहीं है, हम सब मिलजुल के रहें, देश को आगे बढ़ाएं। क्या मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? मुझे आप एक बात बताइए। बिल्कुल थे। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे जी, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या मेरे देश के जो राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितने हिंदू हैं। कृपया यदि आप देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, सबसे पहले इन विचारधाराओं से बाहर आना होगा। जब आप इस प्रकार की जातिगत या दूसरी विचारधाराओं को छोड़कर सत्य सनातन सत्य ही होता है जी, और विकास की राह पर पड़ेंगे, शिक्षक उपलब्ध करवाएंगे स्कूलों में, चिकित्सक उपलब्ध करवाएंगे आप चिकित्सालयों में, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, आपके देश की यूनिवर्सिटी कम से कम 5 यूनिवर्सिटी तो टॉप 100 में आ जाए। 300 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, और अब विकसित भारत 2047 में यदि ये स्थिति चलती रही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे इस वाक्य को नोट करके रख लीजिए, 100 साल बाद भी आप यहीं खड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि शिक्षा का स्तर मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा, दिन प्रतिदिन गिर रहा है। मैं दर्शकों से एक बार फिर रूबरू होना चाहूंगा और मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो है
2047 विकसित भारत को एक असंभव कार्य बताया है कि सिर्फ एक ये नारा है, लेकिन उन्होंने साथ साथ हमें ये भी बताया कि अगर हम इन क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगर इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन उनकी नज़र में उनको ये असंभव लगता है। तो मैं डॉक्टर साहब से दोबारा एक बार जो है कहूँगा कि संक्षेप में हमारे दर्शकों को एक जो है इसका कंक्लूजन बताएं और प्रोग्राम को हम फिर जो है समाप्ति की। मैं फिर बहुत संक्षेप में एक सत्य बात कहूंगा, भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। आर्यभट्ट भारत में ही पैदा हुए थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। प्रतिभा है, लेकिन हमारे देश की राजनीति उन प्रतिभाओं को आगे लाने की अपेक्षा वोट बैंक की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देती है। मैं दुखी मन के साथ कह रहा हूं, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी एक पार्टी ने वंदे मातरम के 2 स्टेंजे गाए हैं, वो अपराधी है? आप ये चिंता कीजिए कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा विश्वविद्यालय वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। जेएनयू बना सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, या आप अनेक दूसरी यूनिवर्सिटी है वो बना सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है जी। या आप केवल यही सोचते रहेंगे आपने वंदे मातरम कितना गाया, मैंने कितना गाया, इससे देश का विकास नहीं होता। यदि मैं एक कटु बात अंत में कह दूं, कितने भारत के लोग ऐसे होंगे, आप ईमानदारी से बताइएगा, जिनको पूरा वंदे मातरम, मैं 2 स्टेंजे की बात नहीं कर रहा, पूरा वंदे मातरम याद होगा। मुझे नहीं लगता कि शायद लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के कितने सदस्य होंगे जिनको पूरा वंदे मातरम। मुझे लगता है कि 1% लोगों को भी। आप दूसरा प्रश्न कर लो, आपने कंक्लूड करने के लिए कहा, कितने हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य थे जो पूरे वंदे मातरम का अर्थ बता सकते हैं कि सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सबसे शानदार मातरम। उनको आता ही नहीं होगा तो बताना। तो बहुत देश का विकास करना है तो हमें विकास के पैमाने अपनाने होंगे, ना कि इस प्रकार के घटिया विचार कि कौन 2 स्टेंजा गा रहा है, कौन पूरा वंदे मातरम। यदि आपने पूरा वंदे मातरम गा लिया, आप परम देशभक्त हो। मैं 2 स्टेंजा गा रहा हूं, मैं तो बिल्कुल देशभक्ति की निम्नतम सीढ़ी में देशद्रोही कहलाऊंगा। चलिए, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमने सभी कारणों पर जो है इस विषय पर बात करी 2047 का विकसित भारत, लेकिन कहीं बीच में जो है डॉक्टर साहब की बातों में एक शब्द निकल कर आया, राजनीतिक। तो मैं 2 मिनट जरूर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर भी जरूर जो है 2 मिनट हमारे दर्शकों को कुछ बोले कि राजनीति में हम कहाँ खड़े हैं और राजनीति में हमें क्या करना चाहिए। राजनीति में हम कहाँ खड़े हैं जी, वैसे देखा जाए तो राजनीति में हम पहले नंबर पे खड़े हैं। ये विभाजक बिल, मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूं, मां सरस्वती जो बुलवा रही है, हम पहले नंबर पे खड़े हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अरे राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, एक स्वर आपने 15 अगस्त को देखा नहीं था, कितनी सुर्ती आपने आगे थी जब आप गा रहे थे जी। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बहुत पहले लिखा था, लेकिन आपने उसको कंपलसरी कर दिया। मैं उसका भी स्वागत करता हूं। क्या आप यही झगड़ते रहेंगे कि तेरे 2 स्टेंजे गाए? यदि मैं राष्ट्रगान गाता हूं और मान लो मैं राष्ट्रगीत नहीं गाता हूं, तो क्या मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा? जनगण मन अधिनायक अभी मैं पूरा आपको सुना सकता हूं, लेकिन ये वंदे मातरम मुझे भी पूरा याद नहीं है। तो यथार्थता के धरातल पर इन सब चीजों से जापान, जर्मनी 2 ऐसे कंट्री थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में तहस नहस हो गए थे, लेकिन आज वो किस विकास के परम शिखर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता, शिक्षा, विकास धर्म से हमेशा ऊपर होता है। यदि आप धर्म को ऊपर रखेंगे, आप कभी विकसित भारत नहीं बन सकते। धर्म से ऊपर आपको कर्म को रखना पड़ेगा। जिस दिन आपने धर्म से ऊपर कर्म को रख दिया, आपका विकसित भारत स्वतः बनने चल पड़ेगा। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बातों बातों में ही हमें एक नया विषय दे दिया, जिस पर हम जो है भविष्य में चर्चा करेंगे और बहुत जल्द चर्चा करेंगे, धर्म और कर्म। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।